हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लर्निंग स्ट्रॉन्ग ज्ञान के तूफान पर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 7th क्लास की पॉलिटिकल का सब चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समानता यानी इक्वलिटी। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि क्या चीज़ें होती हैं। हमने 6th क्लास में की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी 7th क्लास को। 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समानता यानी इक्वालिटी। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्र राष्ट्र है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लोकतंत्र का अर्थ समझा था लोगों का शासन, यानी जो यहाँ पर जनता है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जाके आगे कानून नियम ये सब बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं समानता की। क्या हमारे भारत में जो है समानता, इक्वालिटी, वो बराबरी रूप से सबको मिली हुई है? क्या क्या सरकार ने उसके लिए प्रयास किए हुए हैं? ये इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। यहाँ पर आपको कुछ लोगों की तस्वीर दिख रही होगी, ठीक है। ये है इनका नाम है कांता, ये निर्मला, और ये हैं जैन साहब, बाकी अन्य लोग। क्या आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो सारे एक पंक्ति में खड़े हैं? क्यों खड़े हैं ये सारे एक पंक्ति में? चलिए बात करते हैं क्यों खड़े हैं। तो ये जो सारे खड़े हैं एक वोट की लाइन में खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक भी है। और आप सभी को पता है कि भारत में सभी को, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हैं व्यक्ति, बुज़ुर्ग, महिलाएं, जो भी व्यक्ति 18 साल अपनी उम्र पूरा कर चुका है, वो सभी, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। तो ये लगी हुई है एक वोट की लाइन, वोट देने की लाइन, जिसमें कांता है, निर्मला है, और कांता जिनके यहाँ काम करती है, जैन साहब, वो भी हैं। तो कांता अपनी फ्रेंड निर्मला के साथ वोट डालने गई हुई है और वो निर्मला से कहती है कि निर्मला देखो, इस लाइन में कितने लोग खड़े हैं और सब असमान हैं, मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन सब लाइन में खड़े हैं। तुम देख सकती हो कि मेरे जो मालिक हैं जैन साहब, वो भी यहाँ खड़े हैं। मतलब भारत में कितनी समानता है, सब समान है। ये इस माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया और ऐसा कांता सोच रही है। तो हम सभी जानते हैं कि वोट देने का अधिकार जो भी अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर मतलब 18 के हो गए हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो स्टूडेंट्स, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ही अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। तो ये जो कांता है वो सोच रही है कि हमारे भारत में समानता है, हमारे भारत में वोट देने का अधिकार सबको है, ठीक है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। सब एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में खड़े होकर वोट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही कांता, जब वोट देने की इन दोनों की बारी आ जाती है और जब ये वोट दे देते हैं, तो ये कांता निर्मला से कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उसको अस्पताल लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जैन साहब के यहाँ काम करना होगा और फिर मैं उनसे कुछ पैसे भी उधार लूँगी। ये जाती है, जैन साहब के यहाँ काम करती है, ठीक है। काम करने के बाद ये जैन साहब तो इसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जैन साहब की पत्नी से कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जैन साहब की पत्नी पैसे तो दे देती है, पर वह कहती है कि कांता, ये तेरी आदत खराब है, बीच बीच में पैसे मत मांगा कर। कांता चुपचाप सुनकर पैसे लेकर चली जाती है और अपनी बेटी को अस्पताल की लाइन में, अपनी बेटी के साथ अस्पताल की लाइन में खड़ी होती है। कांता जहाँ एक तरफ एक लाइन में सुबह खड़ी थी और वहीं शाम को भी एक लाइन में खड़ी है। दोनों लाइन में वह डिफरेंस देखती है। क्या डिफरेंस है? सुबह की लाइन में वह देखती है कि वहाँ हर तरीके के लोग खड़े थे, अमीर, गरीब, ठीक है,
जिनके घर पे वह काम करती है, वो मालिक भी, उसके मालिक भी वहाँ खड़े हुए थे। सब वोट देने के अधिकार के लिए खड़े हुए थे, वोट देने के लिए खड़े हुए थे। परंतु जब वो एक अस्पताल में शाम के टाइम खड़ी होती है तो वो देखती है कि इस पंक्ति में, सिर्फ शाम की जो पंक्ति में जिसमें खड़ी होती है वो अस्पताल की, इस पंक्ति में ज़्यादातर गरीब व्यक्ति हैं। ठीक है, ज़्यादातर गरीब व्यक्ति हैं। तो वह सोचती हैं कि एक तरफ जहाँ वोट देने के लाइन में सभी समान थे, वहाँ एक दूसरी तरफ वहाँ अस्पताल, सरकारी अस्पताल में वोट देने की लाइन में सभी समान नहीं हैं। तो वो समझ जाती है, क्या समझती है कि हमारे भारत में जो है वो राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, परंतु क्या सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी समान हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि राजनीतिक अधिकार और की समानता, राजनीतिक अधिकार तो सबको समान मिले हुए हैं, क्या आर्थिक और सामाजिक अधिकार सबको समान मिले हैं या नहीं मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे इसका चैप्टर। ये मैंने एक स्टोरी सुनाई कांता की। जी हाँ, भारत में लोकतंत्र में समानता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मूवी का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। पुरानी मूवी है कोई, ठीक है, जिसके किरदार यानी जिसके अभिनेता जो हैं अमिताभ बच्चन जी हैं। लेकिन जब वो बचपन में थे, इस फिल्म में दिखाया गया, ये जो आपको पिक्चर यहाँ दिख रही है, 3 तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। जो ये बच्चा है, यानी मूवी में तो ये अमिताभ बच्चन थे, बड़े होके अमिताभ बच्चन बनते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है एक जूते साफ़ करने वाले का काम करता है। जूता मतलब लोगों के जूते पॉलिश करता है और पैसे कमाता है। तभी ये आदमी, ये व्यक्ति यहाँ जूते साफ़ करवाने के लिए आता है। जूते तो साफ़ करा लेता है, परंतु वह उसको पैसे फेंक कर देता है, इस बच्चे को पैसे फेंक कर देता है। ये बच्चा खड़ा होता है और पैसे लेने से इनकार करता है, बोलता है कि ये पैसे मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरी गरिमा को इस ठेस पहुँची है। इससे गरिमा मतलब उसकी डिग्निटी को ठेस पहुँची है, मतलब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है। मैं एक तरफ जहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे अधिकार है कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकूँ, कह सकूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, मैं सही काम करके पैसे कमा रहा हूँ और आपका भी हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे आराम से पैसे दें। तो ये पैसे लेने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे बहस होती है। ये बच्चा, फिर ये जो आदमी है जिसने फेंक कर पैसे दिए थे, वो चुपचाप से पैसे उठाकर तब उस बच्चे को देता है। तो ये एक मूवी का था, पिक्चर थी 1975 में बनी दीवार फिल्म का नाम था दीवार। में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है उसके काम की भी गरिमा है, उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। क्या हमें सबके साथ आदर करना चाहिए? यस, हमें सबके साथ आदर करना चाहिए, हमें किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसमें सबको अधिकार है कि सबका आदर हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, अमीर हो। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर धर्म से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में, या तो किसी जाति का है या किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से सभी को समान अधिकार है, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम। चलिए, भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश में व्यक्ति चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सभी समान माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है और सभी को समान रूप से अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, सभी को समान अधिकार भी दिए गए हैं, सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में एक हैं। अगर एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति एक जैसा ही अपराध करते हैं तो दोनों को सज़ा भी वही मिलेगी जो कानून में, संविधान में लिखी गई है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं आज भी असमानताएं हैं, ये खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांतों को मान्य किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि संविधान में, भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है और सभी को समान अधिकार दिए गए हैं।
जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो आपकी कंप्लेंट कर दें तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट भी वही मिलेगी जो संविधान में लिखी गई है उस चीज़ के लिए, चाहे आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या फिर छोटे से नागरिक हैं, ठीक है। क्योंकि कानून की नज़र में राष्ट्रपति से लेकर आम व्यक्ति तक सभी बराबर हैं। ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र में होता है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। क्या है? प्रथम, देखिए क्या प्रावधान संविधान में हमारे लिए किए गए हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हमने किसी के साथ भी किसी भी तरीके का किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो हम दंडनीय हम सजा के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि कानून, ये संविधान जो है वो सभी को समान मानता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी समान हैं। तीसरी बात इसमें लिखी गई है, ये देखिए, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सार्वजनिक की बात हो रही है स्टूडेंट्स, पब्लिक की बात प्राइवेट की बात नहीं हो रही, ठीक है। सार्वजनिक मतलब सरकार ने जो हॉस्पिटल खोले हैं, चाहे वो स्कूल खोले हैं या होटल खोले हैं या दुकानें खोली हैं, उन पर सभी को समान रूप से जाने का अधिकार है, चाहे वो कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि आप यहाँ इस जगह नहीं जा सकते। यहाँ हो रही है सार्वजनिक स्थल की बात, ना कि प्राइवेट की। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते चले गए, पड़ोसी गए यहाँ पर और देख रहे हैं कि क्या बन रहा है आज उनके घर में, ये नहीं, इसकी इजाज़त कानून नहीं देता है। वो सार्वजनिक की बात करता है, मतलब सरकार के द्वारा जो बनाए गए स्थल हैं वहाँ पे हमें स्वतंत्र रूप से घूमने की या जाने की आज़ादी है। चलिए, ये यहाँ पर भारत की संसद का चित्र दिखाया गया है, जिसमें दिखाया है कि देखिए, हाँ, आपको यहाँ तरह तरह के लोग दिख रहे हैं, मतलब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई अमीर है, कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों को यहाँ संसद में इसलिए दिखाया गया है कि जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है, संसद, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं। मतलब संसद ही हमारे लिए निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है? जो सभी के लिए हित में होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कही गई है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत का लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है, तो आप जवाब देंगे संसद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा किसी भी एग्ज़ाम में, सीटेट में या आपके किसी भी क्लास के एग्ज़ाम, 7th क्लास के एग्ज़ाम में MCQ टाइप ये प्रश्न आ सकता है, DSSB में आ सकता है, या फिर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है, तब हम कहेंगे, तब हम वहाँ पर जो हम सही आंसर लगाएंगे वो होगा संसद। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यस, अभी हमने बात करी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान बनने से पूर्व जब हमारे देश में ब्रिटिश जो है वो हम पर शासन कर रहे थे, तब बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था थी। कैसे थी? हम जो है निचली जाति के लोग थे, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे। कैसे भेदभाव करते थे? जैसे कि उनको कुएं से पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, भरने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। मंदिरों में उन्हें प्रवेश करने की आज़ादी नहीं थी। अगर मंदिरों में वो प्रवेश कर लेते थे गलती से भी, तो उस मंदिर को पूरा धोया जाता था,
को अगर उन्होंने हाथ लगाए तो पूरा उन्हें साफ करवाया जाता था। मतलब इस तरीके से जो गंदगी थी वो दिमागों में लोगों के भरी हुई थी, कि जो जाति व्यवस्था लोगों के दिमागों में भरी हुई थी कि ऊंची जाति और नीची जाति, जो कि एक गलत है। संविधान बनने के बाद, कानून बनने के बाद सभी को समान कर दिया गया, अर्थात कि सभी को स्वतंत्र रूप से मंदिर, मस्जिद या किसी भी कुएं या किसी भी सड़क पर आने जाने की जो है आज़ादी थी। किसी भी कुएं से पानी भरने की आज़ादी थी, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दूंगी कहानी के माध्यम से ये उदाहरण दूंगी कि दो पति पत्नी होते हैं, मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी। ठीक है, ये लोग जो है किराए के लिए घर देख रहे थे, कमरा देख रहे थे। तो इनके पास काफ़ी अच्छे पैसे भी थे, बहुत ज़्यादा अमीर भी थे ये। परंतु जब ये अपना किराए के लिए जब कमरा देख रहे थे तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। कौन? ये देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। ये दो व्यक्ति हैं। ये दो व्यक्ति कौन कौन है? मिस्टर अंसारी और ये है मिसेस अंसारी। ये कहीं दूर से आए हैं, सपोज दैट ये यूपी से आए हैं और इन्हें अब दिल्ली में रहना है किसी कारण, तो ये किराए के लिए कमरा देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके पास किराया देने के लिए काफ़ी पैसे भी हैं, ये दे सकते हैं अच्छा खासा किराया, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें जो है, किसके पास जाते हैं? एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें किराए पर कमरा दिलाया जाए। प्रॉपर्टी डीलर इन्हें कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास कई कमरे उपलब्ध हैं, कई मकान ऐसे हैं जो खाली हैं, मैं आपको उनके यहाँ ले चलता हूँ, आप पसंद करना जौन सा आपको पसंद आता है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये इन दोनों को कई कमरे के पास कई घरों में ले जाता है। परंतु होता यह है कि उनको कोई कमरा अपना नहीं देता, अपने घर का कोई कमरा नहीं देता और विभिन्न तरीके के बहाने लगाते हैं। क्या बहाने लगाते हैं? बहाने लगाए जाते हैं कि हमारे यहाँ कमरा खाली नहीं है, या फिर कोई बहाने लगाता है कि हम ऐसे व्यक्ति को किराए पर कमरा नहीं दे सकते जो मांसाहारी हो। ठीक है, लेकिन एक तरफ जब वो जो मकान मालिक हैं वो ऐसा कहते हैं तो मिसेस अंसारी और मिस्टर अंसारी आश्चर्यचकित होते हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, जबकि उन्हें पास में ही, पड़ोस से ही या उसी घर से ही जो नॉनवेज बनने की गंध आ रही होती है। ठीक है, तो सब दिमाग हैरान हो जाते हैं वो कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। आगे चलकर जब वो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें कई सारे कमरा दिखा देता है लेकिन सब उन्हें देने से मना कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर उन्हें उनका नाम बदलने के लिए कहता है कि आप अपना नाम क्या रख लीजिए, आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए तो आपको कमरा मिल जाएगा। अब जहाँ तक कि आप मेरी इस स्टोरी को समझ पाए होंगे, कहने का अर्थ यह है कि मिस्टर और मिसेस कुमार इसलिए रख लीजिए कि क्योंकि आप जिस सोसाइटी में कमरा देखने जा रहे हैं वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर मुस्लिम्स को, अंसारी जो है वो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम्स को कमरा नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है मिस्टर और मिसेस अंसारी की। वो मिस्टर और मिसेस कुमार को लेने से, कुमार नाम को लेने से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ये हमारी गरिमा को ठेस है। तो कहीं ना कहीं आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं, ये हर कम्युनिटी के साथ होता है। जैसे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम रह रही हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर हम किसी को किराए पर घर दें तो वो भी मुस्लिम हो। वो नहीं चाहते कोई जैन हो, कोई हिंदू हो या कोई हो। अगर ऐसी कोई समुदाय, ऐसी कोई जगह हिंदू की है या फिर जैन की है, वो अपने ही जो धर्म के लोग हैं उनको कमरा देना चाहते हैं, जो धर्म के लोग हैं उनको नहीं देना चाहते।
तो इस माध्यम से, इस कहानी से हमने समझा कि क्या समझा कि जाति, धर्म, जो इनके आधार पर ही भारत में पहले भेदभाव होता था, परंतु जब ये कानून आया, संविधान के बनने के बाद ये कानून लाया गया कि सभी को समान अधिकार दिए जाएं, ठीक है, सभी को समान अधिकार दिए जाएं, तब ये धीरे धीरे असमानताओं को कम किया गया। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला, कानून के द्वारा समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम एवं सुविधाहीन समाज की मदद करके, ठीक है। तो असमानता को खत्म करने के लिए कानून लाया गया और कानून को दो तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाएं। सरकार जो है समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है जिससे असमानताओं को खत्म किया जा सके और समानता को बढ़ावा मिल सके। किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म, जाति या आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए सरकार दिन प्रतिदिन प्रयास करती रहती है। चलिए देखते हैं हम सरकार के कुछ ऐसे ही प्रयास। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, मतलब हमने अभी बात करी कि संविधान बनने से पहले जब देश ब्रिटिशों का गुलाम था तब उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था, तो उनको समानता का व्यवहार उनके साथ करने के लिए क्या किया, उनको जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की भारत सरकार ने। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत मतलब पास्ट में अवसर नहीं मिले हैं, उन्हें अब अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जैसे क्या क्या कदम है। पहला है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी मिड डे मील। आप यहाँ पे इस फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सभी बच्चों को खाना परोसा जा रहा है। यस, ये मिड डे मील क्या है, तो ये मिड डे मील बच्चों है, ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने स्टार्ट करी थी, जिसे 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य में लागू करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन मैडम इस मिड डे मील से होता क्या है, चलिए बात करते हैं। अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आप भी जानते होंगे कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, परंतु क्यों होती है, क्या मकसद है उसके पीछे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें पहली बात तो यह याद रखनी है कि यह मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ आई थी, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कब लागू हर राज्य में लागू करने का आदेश कब दिया, 2001 में दे दिया, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। चलिए, तो जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील प्लान है, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो जिन माता पिता के बच्चे स्कूल में नहीं आते थे उनकी उपस्थिति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अधिकतर जो गरीब लोग थे वो यह सोचते थे कि हमारे पास खाने के लिए तो है नहीं, शिक्षा के लिए हम पैसे कैसे देंगे। सबसे पहली बात उन्हें समझाया गया कि एक सरकारी स्कूल है, सार्वजनिक स्कूल है, यहाँ पर पैसे जो फीस है बच्चों की वो माइनर होती है, मतलब 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, खाने की बात रही तो बच्चों को दोपहर के टाइम यहाँ पर खाना भी मिलेगा। जैसे लंच होता है ना स्कूल में, ऐसे ही लंच होता है और खाना बंटता है। किनको बंटता है, जो प्राथमिक, जो एलिमेंट्री बच्चे हैं, मतलब पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को यहाँ पर खाना बंटता है, ठीक है। खाना बंटता है, सभी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मिलकर खाना खाते हैं तो वहाँ पर असमानता खत्म हो जाती है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई वहाँ पर नहीं देखा जाता है। सभी धर्म के, सभी जाति के, चाहे वो अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति के हैं, वहाँ पर बैठकर बच्चे साथ में खाना खाते हैं। असमानता खत्म हो जाती है ना, राइट। दूसरी बात, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ती है बच्चों की, जहाँ जो बच्चे स्कूल आने में समर्थ नहीं थे या फिर उनके घर में एक टाइम के भोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, वहीं वो लोग अब स्कूल आएंगे खाने के लिए आएंगे तो साथ के साथ पढ़ेंगे भी, पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो असमानता खत्म होगी, ठीक है। इसलिए सरकार ने ये योजनाएं चलाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन के मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया, यानी एडमिशन लिया, और रेगुलेटरी रही, नियमित रूप से आए। पहले बच्चे क्या करते थे कि खाना खाने अपने घर जाते थे, और घर जाके आपको पता है खाना खाने के बाद नींद आती है, फिर वो वापस स्कूल में पढ़ने नहीं आते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये मिड डे मील योजना चलाई तो बच्चे घर ना जाकर वहीं स्कूल में खाते थे और वहीं पढ़ते थे। उन्हें जो उनकी उपस्थिति वह बड़ी थी और नियमित रूप से बच्चे आते थे। ठीक है, चलिए, जिनके माता पिता वर्किंग थे, काम करने वाले थे, उन्हें यह चिंता भी नहीं होती थी कि हमें दोपहर को हमारे जो बच्चे घर आएंगे तो उन्हें हम खाने को क्या देंगे। तो वो इस चिंता से भी मुक्त हो गए। किसके माध्यम से? मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से। ठीक है, चलिए, और इस काम के लिए देखिए उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायता मिली। कैसे? क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ भोजन करते थे। कोई किसी जाति, किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता था। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता था। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि संविधान बनने से पूर्व जो है एक जाति होती थी, दलित जाति, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब इस मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने के लिए कुछ ऐसी महिलाओं को भी रखा गया तो यह भेदभाव भी खत्म हुआ। ठीक है, खा रहे हैं ना सब उनका बना हुआ खाना, ठीक है, इसलिए भेदभाव खत्म हुआ। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन व्यक्तियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो मध्याह्न भोजन योजना से बच्चे जो है अपना पढ़ाई में ध्यान भी लगा पाते थे। ठीक है, तो देखा हमने कि सरकार किस असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रयास करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं और स्कूल जहां गरीबों के बच्चे जाते हैं उनमें भी अंतर है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर एक लेवल हाई हो जाता है, लेकिन जहाँ गरीब बच्चे जा रहे हैं वहाँ फैसिलिटीज़ कम है। ठीक है, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण अभी भी भेदभाव और असमानताएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक प्राइवेट में स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक सरकारी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि वह यह सोचता है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर सिर्फ गरीब पढ़ते हैं, तो उसकी जो मेंटलिटी है वो प्रभावित होती है। इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी ख़त्म करने की, इस भेदभाव को ख़त्म करने की, इस असमानता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार आगे भी और योजनाएं लाने वाली है और ला भी रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। सभी को पता है कि भेदभाव का जो भेदभाव है किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। परंतु कुछ लोग अभी भी, आज भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं और कुछ लोगों को नीचा समझते हैं। इसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव होगा जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई कमतर नहीं है, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। कोई अगर भेदभाव हो सकता है तो पैसों का, मतलब अगर डिफरेंस हो सकता है तो पैसों का हो सकता है, परंतु अपनी फिजिकल और मेंटली ताकत सबकी अपनी अपनी होती है और सबसे बढ़कर होती है। सब अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अपने आप को तो कम समझना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें सामने वाले व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमें कानून के विरुद्ध तो काम करना ही नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में भी ये मेंटलिटी बनानी है कि कोई किसी से कमतर नहीं होता, कम नहीं होता, सभी समान है कानून की नज़रों में भी और भगवान की भी नज़रों में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है। हम सभी को पता है भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, ये दलितों के मसीहा के रूप में उभरे। कैसे उभरे? इन्होंने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास करे। ठीक है, दलितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास करे। क्यों? क्योंकि ये एक स्वयं दलित जाति से बिलोंग करते थे और इन्हें एहसास था कि जो दलितों के साथ व्यवहार होता है वो कितना गलत होता है और असहनीय होता है। इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और उन परेशानियों पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, तभी इन्हें संविधान का जनक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके साथ भी क्योंकि व्यवहार ऐसा हुआ था, इनके साथ हुआ था कि जब ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करके इन्हें भी कहीं पर कमरा नहीं मिल रहा था रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति पहले उनकी जाति पूछता था। जब ये अपनी जाति बता दिया करते थे तो इन्हें कोई कमरा नहीं देते, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने इन्हें कमरा दिया, परंतु उस व्यक्ति का सबने जीना मुश्किल कर दिया था। क्यों? क्योंकि सबने उस व्यक्ति को इतना टोका कि तुमने एक ऐसे इंसान को अपने घर में पनाह दी है, एक जगह दी है रेंट पर, तुमने ऐसे व्यक्ति को जो कि दलित जाति का है, निचली जाति का है। ठीक है, ऐसी लोगों की सोच थी। तो ये सारी बातें खिड़की से सुन रहे थे अंबेडकर जी, तभी वो खिड़की से भाग जाते हैं। क्यों? उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ थोड़ी देर भी रुका तो वो जनता मिलकर मुझे ख़त्म कर सकती है, मार सकती है। तभी से उन्होंने ठान लिया कि मुझे दलितों के लिए न्याय लेकर आना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर मुझे इसके लिए अपना धर्म भी बदलना पड़े तो मैं बदलूंगा। जहाँ हम जानते हैं कि संविधान से पहले जो हिंदू धर्म था उसमें काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ भरी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है सब समान थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, परंतु हिंदू में जाति व्यवस्था बनाई गई हुई थी और जो निचली जाति के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता था। तो इन्होंने अपना धर्म बदला और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संविधान में कई सारे प्रावधान भी करवाए। बहुत लड़ाई इन्होंने उनके लिए लड़ी, तभी इन्हें जो है दलित समाज का मसीहा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इनके द्वारा लिखी गई कुछ लाइन है। क्या लाइन है देखिए, हम पढ़ते हैं। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। तो किसी के साथ भेदभाव क्यों? सबको मरना है ना। ईश्वर की नज़रों में सभी समान हैं, सभी की दो आँख है, सभी के दो कान है, एक नाक है, मुँह, सब एक जैसे हैं, तो भेदभाव किस बात का? ठीक है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। ये किन्होंने कहा है? अम्बेडकर जी ने कहा। चलिए यस, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक महर्षि जो एक वाल्मीकि जी थे उनकी एक कहानी बताना चाहूँगी। वाल्मीकि ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, जूठन। ठीक है, उनकी पुस्तक कौन थी? जूठन। स्टूडेंट्स, मैं उससे पहले आपको यहाँ पे एक वोकैब, जो कि हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, दलित। तो इस दलित का अर्थ ये होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में दलित शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दबा हुआ या कुचला हुआ कहेंगे। ठीक है, तो जो जूठन में उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब मैं वो क्योंकि दलित जाति से बिलोंग करते थे, उन्होंने लिखा है कि मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो मुझे एंड में बैठना पड़ता था, आखिरी सीट पर बैठना पड़ता था, जहाँ पर चटाई भी ख़त्म हो जाती थी।
जहाँ से मुझे बोर्ड पर लिखा हुआ भी नहीं दिखता था, ठीक है। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वो हेडमास्टर थे, वो उनसे उन्हें पढ़ाने की जगह उनसे झाड़ू लगवाते थे, पूरे ग्राउंड में झाड़ू, हर क्लास में झाड़ू। ये तमाशा सभी बच्चे देखते थे, हर मास्टर देखता था, परंतु कोई कुछ नहीं कहता था। उनके साथ यह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हुआ, ठीक है। चौथे दिन उनके पिताजी ने ये सब होते हुए देख लिया। किनके? वाल्मीकि जी के पिताजी ने यह सब होते हुए देख लिया, ठीक है। उन्होंने तभी से उस बच्चे का हाथ पकड़ा और हेडमास्टर को गुस्से में बोला। क्या बोला? ए मास्टर, तू मास्टर है इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब शिक्षक है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए तुझसे उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षक है इसलिए मैं जा रहा हूँ, परंतु याद रखना ये इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके जैसे बहुत सारे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो उन्होंने अपनी कहानी है ज़िंदगी की, वो अपनी किताब झूठन में लिखी थी। चलिए अब बात करते हैं हम एक अगले टॉपिक की। तो क्या ये भेदभाव, क्या ये असमानता भारत में ही है? भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र तो है, परंतु कहीं ना कहीं असमानता का अस्तित्व अभी भी है। परंतु भारत जैसे अन्य राष्ट्र जहाँ पर लोकतंत्र है, परंतु क्या वहाँ पर भी असमानता है? जी हाँ, ये प्रत्येक लोकतंत्र राष्ट्र में है कि कहीं ना कहीं असमानता है। समानता का अधिकार तो सबको दिया गया है, पर कहीं ना कहीं आज भी असमान व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक महिला है यहाँ पर, रोज़ा पार्क महिला है, जो कि अमेरिका की हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यह कहानी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से आए थे, ठीक है, अफ्रीका से आए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। क्यों बताते हैं? मतलब उनके जो पूर्वज थे उन्हें अफ्रीका से लाया गया था, उन्हें गुलाम बनाया गया था, परंतु अब गुलामगिरी तो ख़त्म हो गई है, परंतु उनके साथ असमान व्यवहार आज भी होता था। कैसे? आप सभी ने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा पिछली बुक में, यानी 6th क्लास में पिछले वर्ष आपने पढ़ाई था कि जो है एक अपार्थाइड मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें काले और गोरे के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। यही अमेरिका में हो रहा था कि जो काले और गोरे लोगों के बीच में जो है अब बहुत सारी असमानताएं थी, दोनों को समान अधिकार नहीं थे। जो गोरे थे उनको बहुत सारे अधिकार थे और कालों को, काले जिनकी जो चमड़ी का रंग यानी स्किन का रंग था वो काला था, यानी सांवला या काला जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें काले कहा गया। और जो गोरे थे जिनकी चमड़ी का रंग सफ़ेद था उन्हें गोरे कहा गया। तो उनके साथ जो है कालों के साथ असमान व्यवहार हो रहा था। उन्हें कहा जाता था कि उनके हॉस्पिटल अलग, गोरों के अलग, कालों के अलग, ये सारी चीज़ें थी। तो एक कानून था कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बस में, काले लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अब अगर सीट पर बैठे हैं और पूरी बस में कहीं भी सीट नहीं है, तभी एक गोरा व्यक्ति अगर बस में आ जाए तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। यही ऐसी कहानी है रोज़ा पार्क की। सारे दिन थकी हुई थी कौन? रोज़ा पार्क, ठीक है, सारे दिन की थकी हुई रोज़ा पार्क जब अपने घर जा रही थी बस में सफ़र करते हुए, तो वहाँ पर एक गोरा व्यक्ति आता है और उनसे सीट मांगता है। वो सीट देने से इनकार कर देती हैं। तभी से एक आंदोलन शुरू होता है, असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसका नाम होता है सिविल राइट्स मूवमेंट। क्या नाम होता है? सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन तभी से स्टार्ट होता है, रोज़ा पार्क की कहानी से स्टार्ट होता है, जब उन्होंने अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन के जरिए क्या होता है? 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधारों पर भेदभाव पर निषेध लगा दिया। मतलब जब ये आंदोलन शुरू हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, नागरिक अधिकार आंदोलन, मतलब कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए। ये क्या भेदभाव है काले और गोरों का? सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, भगवान ने सभी को समान रूप से बनाया है, तो आप क्यों इसमें भेदभाव कर रहे हैं? तभी फिर इस मूवमेंट के थ्रू जो है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, धर्म, राष्ट्र मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। जहां पहले गोरों के लिए अलग स्कूल था, कालों के लिए अलग स्कूल था, वो चीज़ ख़त्म कर दी। सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और मिलकर पढ़ेंगे।
और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, ठीक है, और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊंचा है। तो स्टूडेंट्स ये बात कही कि जब इतना बड़ा मूवमेंट चल गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव, असमानता है। भेदभाव ना कह के हम असमानता कहेंगे। मतलब यहाँ हमने देखा कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो, कहीं ना कहीं संविधान बनने के बावजूद, समानता का अधिकार बनने के बावजूद कहीं ना कहीं असमानताएं हैं, ठीक है। तो जो संविधान है हमारा, जो कानून है, उसमें क्या बात ले, जो भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या कहा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है कि धर्म, किसी भी धर्म का किसी भी व्यक्ति, यानी कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, भारत में जितने भी धर्म के साथ लोग रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश, यानी वो कहाँ जन्मा है, ये इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति का है, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो दलित है, चाहे वो जाट है, चाहे वो ब्राह्मण है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है। लिंग, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, या कोई भी है, अन्य जो तीसरा लिंग है, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान हैं। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव या असमानताएं नहीं होंगी। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 15 में यह लिखा हुआ है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागते राज्य निधि में पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, मतलब कहने का अर्थ है इस अनुच्छेद में यह कानून बनाया गया है कि आप किसी के साथ किसी भी तरीके का, किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक जगह पर सभी को समान रूप से जाने की आज़ादी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, लिंग का है, धर्म का है। जन्म स्थान पर कोई भी उसके साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी को उसके अधिकार नहीं छीन सकता, सभी को समान अधिकार है, परंतु सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेटली आप इसको अधिकार को मान लो और पड़ोस के घर में चले गए कि देखूं भाई पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये थी एक। अब लोकतंत्र की चुनौती की हम बात करते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। इसमें कुछ वोकैब दी गई हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो है जिसके अंदर क्या है कि लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें हर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, सबको वोट देने का अधिकार है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ, तो सिंपल सी बात है क्या कि वोट देने का अधिकार। जो व्यक्ति अपनी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर एक वो क्या वो यूज़ हुई है, गरिमा यानी डिग्निटी। आप किसी की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुँचा सकते, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा सकते। कानून की नज़रों में सभी समान है, ठीक है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश और जनता व सरकार जो कानून उसमें लिख दिए गए हैं उनका पालन करेगी। नागरिक अधिकार आंदोलन अभी हमने पढ़ा, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, समानता। इसमें हमने समानता को जाना।
समानता को लाने के लिए सरकार ने संविधान में बहुत सारे कानून बहुत सारे कानून बनाए हैं, लेकिन समानता तब लिखने से नहीं आ सकती, समानता सिर्फ कानून बनने से नहीं आ सकती, समानता हमारी सोच से भी आनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हम सभी शिक्षित हैं और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में यह कभी नहीं आनी चाहिए कि कोई कम है। सब हमें दिमाग में यही आना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं तो सामने वाला भी किसी से कम नहीं, सभी समान हैं, सभी को समान अधिकार है, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुनने के लिए। बाय बाय।